हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं लेकर आया हूँ घटना चक्र, जो कि भारतीय इतिहास का है। इसके पहले बहुत सारे चैप्टर कराए गए हैं, तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप आरओ की तैयारी और यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए टेस्ट चला जा रहा है। तो अगर आप टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर घटना चक्र कर रहे हैं, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट वीडियो बनाया गया है। ये हिस्ट्री है और पॉलिटी, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक सभी बनाया गया है। तो अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, किसी का भी तैयारी, तो इसमें आप घटना चक्र पढ़िए, क्योंकि इसमें घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इसको और पढ़ते हैं पहले इसके नोट्स। ठीक है। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक विशिष्ट मंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक ला रेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ, ब, स तीन श्रेणियों में विभक्त किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे: पहला है, भारत की एकता बनाए रखी जाए। दूसरा है, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग ठुकरा दी गई। तीसरा है, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। और चौथा है, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम देखिए सेम ये 1946 की एग्जीक्यूटिव सरकार के गठन का सुझाव, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा ग्रहण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों को परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए, तो अब आता है नोट्स। सॉरी, नोट्स तो हो गया ना, क्वेश्चन आता है अब। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह है सर पी लॉरेंस। 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो यह है सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे पैथिक लॉरेंस थे, वेवेल नहीं था। ठीक है, ये क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था, वेवेल नहीं था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1946 किसने 1946 में कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? तो कहाँ गया ये है पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो ये आया था कैबिनेट मिशन। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो यह है कैबिनेट मिशन। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ब्रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं है, ये क्रिप्स है, लेजेंडर है, पैथिक लॉरेंस है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया गया था। वही सेम क्वेश्चन है, तो जो उसको नहीं हटा दीजिए, लॉर्ड एमरी हटा दीजिए, बाकी लॉरेंस, क्रिप्स, लेजेंडर है। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स, जॉन साइमन, एबी लेजेंडर। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन साइमन। नेक्स्ट है,
इन व्यक्तियों में से कैबिनेट में सेम क्वेश्चन है, फिर से वही पूछा है, विलियम वुड करा दीजिए, बाकी सबको लगा लीजिए। ऑप्शन ए है, ए, ठीक है, विलियम वुड, बाकी सब लोग तो हैं। इसका प्रस्ताव मई में आया और इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उस उदाहरण का संबंध है किससे है, तो यह है कैबिनेट मिशन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो ये देखिए पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो यह है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की और इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। इसने आईसीएस और अधिक भारतीयों के लिए वो बंद किया। कौन सा कूट से बताइए सही है? तो ऑप्शन केवल देखिए एक है, एक सही है, बाकी दो गलत है। इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, यहाँ से वीडियो रोक के पढ़िए और आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया था भारत? तो देखिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। ऑप्शन इसमें है ही नहीं, 42 दिया है, तो इनमें से कोई नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, क्योंकि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा है कि कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा यानी कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने पर अप्रसन्न थी और लीग पाकिस्तान के न मानने के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया। 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने यह कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है तथा समूह बी और स यानी 3 कि राज्य असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया तथा सीधी कार्रवाई का प्रस्ताव किया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने का कहा गया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु बाद में वायसराय के पुनः सुझाव देने पर उसने मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो यह है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो यह है अब्दुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो यह है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, संविधान सभा 1946। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1885 ईस्वी के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा ही होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए, आम, मुस्लिम एवं सिख। केवल पंजाब में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसकी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई थी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। ठीक है, तो अस्थायी सच्चिदानंद है और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि 15 अगस्त को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान घोषित किया गया। उस दिन इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीबी मावलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे और एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 56 तक रहे। वे 1937 से 46 के दौरान बंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आगे आता है क्वेश्चन। 1 मिनट आप लोग देख रहे हैं इसको। अच्छा ठीक है, ऐसा चाय आ गया था भाई, मैं भी इंसान ही हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो यह कांग्रेस पार्टी ने 1936 में किया था। देखिए यहाँ पर संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम एन राय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। उल्लेखनीय है कि विकल्प में दी स्वराज पार्टी ने 1934 में होता तो यही विकल्प सत्य होता, क्योंकि वर्ष 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया कि गठन किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, महारानी घोषणा के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा यानी गठन का विचार दिया। तो ये थे कैबिनेट मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। 10 लाख, ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946। बताइए अस्थायी सदस्य थे उसमें, सच्चिदानंद थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय सदस्य का सभा का अध्यक्ष था। तो यह है राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे, 11 दिसंबर को।
भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो यह है राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो यह जुड़े थे भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो ये जीवी मावलंकर थे। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 56 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 46 के दौरान बंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष के रूप में रहे थे। तो अब देखिए, अब आता है अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, ये खत्म हो गया अंतरिम सरकार गठन। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट के अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल के कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। अब है क्वेश्चन नंबर 2। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो यह है सितंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो यह है सितंबर 1946। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार की रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यह खाद्य विभाग, खाद्य तथा कृषि। उस समय राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो यह है आसफ अली। 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया। लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह कौन था? तो ये वित्त था। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री लियाकत अली। कहाँ है लियाकत अली? ऑप्शन नंबर ए में है। 1946 में कौन नेहरू के अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? तो लियाकत अली हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के श्रम विभाग के कैसे सौंपा गया? श्रम विभाग, तो यह है जगजीवन राम को। अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं था, कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, बी आर अम्बेडकर, अली जाहिर। यह है बी आर अम्बेडकर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? कौन नहीं था? तो ये लियाकत अली और अबुल कलाम आजाद। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जाहिर और सी एस भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया था, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्य सैयद अली जाहिर, शरत चंद्र बोस तथा सफात अहमद खान को हटना पड़ा। 14 नंबर क्वेश्चन है 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? यह है बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के हेतु सुनिश्चित किया था? तो यह है 16 अगस्त 1946, 15 अगस्त 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई यानी प्रत्यक्ष दिवस के हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई के तहत नोआखोली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। नेक्स्ट आता है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे।
उनका कार्यकाल 1945 से 51 था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा की थी कि ब्रिटेन जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देगा। उन्होंने ही कहा था, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण करने के लिए पहल शुरू कर दी। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी, तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत के परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि सुनिश्चित की गई थी। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। क्वेश्चन आता है पहला, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूके के निम्न में से किस पार्टी के, तो यह है लेबर पार्टी, ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेट एटली। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी, फरवरी 1947 में किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, तो यह यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो ब्रिटेन को अधिकार होगा कि वह जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप दे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय की शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी, तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, तो यह है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया गया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है, अतः उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, माउंटबेटन योजना आधार बनी, तो यह बनी थी सत्ता के हस्तांतरण के लिए और देश का विभाजन, मतलब सेम है, ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, तो यह है जुलाई 1947 में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, तो यह 18 जुलाई 1947 को। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई, तो यह है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी। भारत के, एक मिनट,
ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947 को हुआ था। कथन है, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी क्योंकि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही क्योंकि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुसत्ता संपन्न शासक ने की। तो यह है कि एक गलत है लेकिन आर सही है। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। फिर से इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ब्रिटिश शासक द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो यह है 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किसका था? माउंटबेटन का मस्तिष्क था। 1947 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि उन्हें तब दो राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। तो ऑप्शन सी है, दंगों को बचाना चाहते थे। देखिए यहाँ पर माउंटबेटन जो वर्ष 1947 में बेबल के स्थान पर वायसराय नियुक्त हुए, उन्होंने 3 जून 1947 की घोषणा में भारत के बंटवारे की बात की। कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुई कि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी। जैसा कि वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैंने यह अनुभव किया कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते, हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान पोस्ट बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया क्योंकि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत मानती थी। एक मिनट, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। अब आता है आगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के विभाजन के विकल्प में रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी है, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, ये कथन जो है सुझाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथ सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस के नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा बस चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा, ऐसा गांधी जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो यह है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, पढ़ाई होगा इसके बारे में, देख लीजिए यहाँ पर। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह किया था रेड क्लिफ ने। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो यह है आचार्य JB कृपलानी।
अगला क्वेश्चन है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह है जेबी कृपलानी। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो यह किया था अबुल कलाम आजाद। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 जून 1947 की विभाजन योजना के पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसका समर्थन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो ये हो जाएगा डॉक्टर किचलू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद में के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो यह संविधान सभा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? तो यह है सुचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पहले अवसर पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? तो यह गवर्नर ने, माउंटबेटन किया होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हैं आपके लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए भारतीय पूछेगा तो वो अलग रहेगा। देखिए नीचे है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर ये माउंटबेटन है। अंतिम गवर्नर जनरल तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत का राजगोपालाचारी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, देखिए भारतीय गवर्नर है ना, तो राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यह है राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी। भारत का अंतिम वायसराय था? तो यह है माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे बी आर अम्बेडकर, विधि मंत्री। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो पहले तो राजेंद्र प्रसाद को बैठाइए, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। किसमें है देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी है। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62, राधा कृष्णन 62 से 67, जाकिर हुसैन 67 से 69, बीबी गिरी 69 से 74। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, पटेल या सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद? बताइए किसने किया था? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी है, 2 और 3, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। माउंटबेटन योजना तो जून 1947 ने निम्नलिखित में से किन प्रांत या प्रांतों में लोक निर्णायक संतुष्टि की थी? तो यह है सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत, ऊपरी सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका है, ऊपरी सभी। इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह है जेबी कृपलानी। अंग्रेजी द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो यह जेबी कृपलानी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो यह है महात्मा गांधी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था। यह तिथि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, देख लीजिए, इसके बारे में जानना जरूरी है, नहीं जानते तो जान लीजिए, जानते तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दोबारा जान लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में संविधान के तैयार हो जाने बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो यह है आर कोपलैंड। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो यह है के एम पडिक्कर। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था? तो यह है जॉर्ज सस्टम। देखिए 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ भारत और उस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज सस्टम था। जॉर्ज सस्टम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया और वो मई 1937 में गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। 1 मिनट देखते हैं कितना ये है।
तो इसको आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको या तो खत्म कर दिया जाएगा या तो 2 वीडियो में इसे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री का ये क्लास समाप्त हो जाएगा। तो इसको लगातार दोहराते रहिए, और आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो उसका टेस्ट करते रहिए, क्योंकि देखिए वो टेस्ट बहुत जरूरी है। और पीसीएस का टेस्ट दे रहे हैं तो उसको उसके लिए करिए टेस्ट, उसका भी टेस्ट चला जा रहा है। तो देखिए हम लोग टेस्ट इधर उधर से खोज के लेके आ रहे हैं, बहुत मशक्कत से मिल रहा है। तो आप लोग के लिए फ्री में उपलब्ध हो रहा है, तो उसको लगातार पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।